तो आज का हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवाद। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय इतिहास में 1885 का जो वर्ष है, एक ऐतिहासिक वर्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी, उससे पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संगठनों की स्थापना हुई, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस की स्थापना को समझने के लिए हम सबसे पहले उनके पूर्ववर्ती संस्था के बारे में जानेंगे तो हमको बहुत आसानी होगा। प्रांतीय स्तर पर बहुत से संस्थाएं ऐसे कार्य कर रही थी। ये देखिए, मैं उनका एक से 10 तक लिख रखा हूँ और इसके बारे में हम जानेंगे, तब ये जो है ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो सभा या समिति कार्य कर रही थी, उसका पहला क्रम में नाम आता है साधारण सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी को। तो ये केवल धार्मिक और सामाजिक मामलों पर विचार करती थी। इनका काम राजनीतिक नहीं था। कभी कभी कोई राजनीतिक मसला आता था तो ये राजनीतिक विमर्श के लिए भी इकट्ठे होते थे। क्योंकि यह कोई ज्यादा अखिल भारतीय स्तर की संस्था नहीं थी, शुरुआती संस्था थी और केवल इनका विचार विमर्श तक ही इनका कार्य सीमित था। दूसरे क्रम पे हम देखते हैं जो पूर्ववर्ती संस्था कांग्रेस की, उसका नाम था जमींदारी संस्था, इसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी भी स्थापना 1838 में ही होती है। केवल ये जो उस क्षेत्र में जो जमींदार लोग थे, उनके ही समस्याओं पर विचार करती थी यह संस्था। यदि उनकी जमीन को अंग्रेज सरकार अधिकृत करने का प्रयास करती थी तो उसके खिलाफ लोग थोड़ी सी आवाज उठाते थे और कानूनों के द्वारा अपनी अधिकार को लोग जताते थे। और तीसरी जो संस्था थी कांग्रेस की पूर्व संस्था का नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है 1842 को। ये संस्था क्या करती थी, ये एक्चुअली में द्वारकानाथ के द्वारा इसको संस्थापित किया गया और ये संस्था देश में जो कानून थी, संस्थाएं थी और जो भी उपलब्ध साधनों थी उस समय, उसके बारे में सरकार को सूचना देती थी और यहाँ के लोगों को सूचना देती थी। चौथी संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1851 ईस्वी को। ये संस्था क्या करती थी, उस समय इंग्लैंड की जनता को भारत में ब्रिटिश शासन प्रशासन से अवगत कराती थी कि वे भारत में वो संस्था किस तरह से कार्य कर रही है। पांचवी जो संस्था आती है वो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1853 को। यह संस्था क्या करती थी, मद्रास में जो कर पद्धति है और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करती थी। साथ ही साथ वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में विचार विमर्श करती थी। उसके बाद आते हैं हम पूना सार्वजनिक सभा। इनकी स्थापना होती है 1870 ईस्वी को। तो पूना सार्वजनिक सभा जो है, ये महादेव गोविंद रानडे के द्वारा स्थापित किया गया था। ये शिक्षा, अर्थव्यवस्था और काउंसिल में चुनाव के द्वारा सदस्य भेजने पर कार्य करती थी। यहाँ तक इनकी मांगे सीमित रहती थी। उसके बाद होता है सातवीं जो संस्था थी कांग्रेस की पूर्ववर्ती, उसका नाम था इंडिया लीग। इसकी स्थापना होती है इंडिया लीग की 1875 को। ये राजनीतिक चेतना जागृत करने का काम करती थी अपने क्षेत्रीय स्तर पर। और आठवीं जो संस्था थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1876 को। 1876 में वैसे ये थोड़ी सी इन पूर्ववर्ती संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा विकसित संस्था थी। इन्होंने अपने एक निश्चित उद्देश्य स्थापित करके कार्य किया। पहला इनका जो उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करना। दूसरा जो इन्होंने अपना उद्देश्य स्थापित किया उसमें था सार्वजनिक आंदोलन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और विभिन्न जातियों को देश हित में
एकता स्थापित करने का कार्य करती थी और साथ में ही जन जागृति कार्य करने का काम इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता था। अगली संस्था थी उस समय मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना होती है 1884 ईस्वी को। ये जो मद्रास महाजन सभा है, चूंकि नाम से पता चल रहा है कि ये मद्रास प्रांत में कार्य करती थी और ये जो है विभिन्न सुधार जो आवश्यक थी उस समय इसकी मांग करती थी, लेकिन प्रांतीय स्तर पर मांग करती थी। 10वीं जो संस्था है वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इनकी स्थापना होती है 1885 में। 1885 में इनके जो संस्थापक नेता थे उसमें थे विभिन्न लोग थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। इनके प्रयासों से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ और ये जो है सरकार तक जनता के विचारों को पहुंचाने का काम करती थी और राजनीतिक अधिकारों के लिए भी अपनी मांग को पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती थी। तो अभी तक हमने देखा कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उससे पूर्व ऐसे 10 मुख्य संस्थाएं जो प्रांतीय स्तर पर कार्य कर रही थी और अंत में हम जब 1885 में पहुंचते हैं तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया जाता है और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा समय आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित हो जाती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक थोड़ी सी इन सभी संस्थाओं से अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करना शुरू करती है। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी। तो हम आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अंतर्गत होने वाले जो आंदोलन जो 2 चरणों में चलता है। पहले चरण को हम उदारवादी कहते हैं और दूसरे चरण को हम जो है उग्रवादी कहते हैं। तो हम पहले चरण के देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 1885 में होती है। इनका जो संस्थापक था उसको A.O. ह्यूम कहते हैं, अंग्रेज सिविल सेवक अधिकारी था। कई लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि उस समय जो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन के सहयोग करने के लिए या उनके परामर्श पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी ताकि भारतीयों में जो असंतोष फैल रही है उसको एक आधार मिल जाए और वो असंतोष धुएं के रूप में बाहर निकल जाए। तो कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वाल्व की नाम भी दिया गया है उस समय। लेकिन आधुनिक शोधों से ये पता चल चुका है कि ऐसी बात नहीं थी। A.O. ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति था और भारत में वो सामाजिक राजनीतिक सुधार करना चाहता था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रयासों से ये जो उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो संस्था थी 1885 के आते तक जो है वो शीघ्र ही वो अखिल भारतीय स्तर पर स्थान प्राप्त कर लिया और कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि उस समय काफी लोकप्रिय हुई और प्रारंभ में कांग्रेस ने अपना 3 उद्देश्य स्थापित कर रखे थे। ये देखिए, जिसमें पहला उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों में परस्पर सौहार्द स्थापित करना। ये देखिए पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इनका ये था कि एकता को बढ़ावा देना। विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, एकता को बढ़ावा देना। तीसरा इनका उद्देश्य था महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं पर विचार विमर्श करना, सामाजिक समस्याओं पर विमर्श। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हमको देखने को मिलता है प्रारंभिक स्तर पे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं उस समय जो शुरुआती दौर में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये पूर्णतः राजनीतिक संस्था नहीं थी। इनकी जो स्थापना होती है वो सामाजिक रूप से होती है। प्रारंभ में इनका उद्देश्य जो है राजनीति के बजाय सामाजिक ज्यादा था। आगे हम देखेंगे कि इनका जो उद्देश्य सामाजिक के साथ साथ एकदम राजनीतिक हो जाता है। तो ये जो चलता है दौर जिसको हम उदारवाद कहते हैं, ये 1885 से 1905 ईस्वी तक चलता है। अब इसको भारतीय इतिहास में हम उदारवाद के नाम से जानते हैं। अब हम उदारवाद के बारे में जानेंगे कि उदारवाद क्या था। तो उदारवादी का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता था। जो प्रारंभिक स्तर के नेता थे उदारवादी, जैसे इनके उदारवाद का मतलब ये है कि कांग्रेस उन नेताओं के छत्र छाया में कार्य कर रही थी या कांग्रेस पर उन्हीं लोगों का वर्चस्व था और उन्हीं के द्वारा उन संस्था का
परिचालन किया जाता था। उसमें सर्वप्रथम थे आपका ये जो है दादा भाई नौरोजी, सर्वप्रमुख उदारवादी नेता थे। दूसरा नाम इसमें आता है उभर कर सुरेंद्र बनर्जी। तीसरा नाम आता है मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये चार ऐसे। और साथ में इनके साथ और थे रानाडे, और रानाडे के साथ एक और उदारवादी नेता थे, उसको हम इस नाम से जानते हैं मदन मोहन मालवीय। ऐसे 5 अग्रणी पंक्ति के नेता थे और ये पांचों नेता जो है अपनी उदारवादी सिद्धांत पर विश्वास रखते थे और साथ में एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे संवैधानिक राज्य की स्थापना करना या अपनी मांगों को क्रमशः संवैधानिक प्रार्थना पत्रों के द्वारा अनुनय विनय के द्वारा प्राप्त करने पर विश्वास करते थे। इसलिए इन नेताओं को उस युग में 1885 से 1905 के युग में उदारवादी या लिबरल नेता के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये उदारवाद का सिद्धांत क्या था, किस सिद्धांत पर ये लोग जो है काम करते थे। तो उदारवादी आंदोलन का सिद्धांत, ये देखिए सिद्धांत, इनका प्रमुख सिद्धांत था अंग्रेज। प्रारंभ में ये अंग्रेज विरोधी नहीं थे, उनकी न्यायप्रियता पर विश्वास करते थे। साथ ही साथ ये लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रशंसक थे। उनका मानना था कि पाश्चात्य संस्कृति या ये अंग्रेजी भाषा के द्वारा भी इस देश के लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें राजनीतिक चेतना आएगी, ऐसा इनका विश्वास था। और ये उन्हीं के छत्र छाया में रहते हुए भारत में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना चाहते थे। इनका उद्देश्य केवल यह होता था कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करना और आवेदन निवेदन प्रार्थना पत्र मांग और मंत्रिमंडल या जिसको हम कह सकते हैं प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ये जो है अपने अंग्रेज शासक है उनके प्रतिनिधि है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये लोग अपनी बात को वहां पर रखते थे। तो यही इनका उद्देश्य और सिद्धांत था कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात को मनवाना और कहीं पर भी ये लोग हिंसक उपायों का उपयोग नहीं करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस इसकी एक प्रमुख संस्था थी, उसी संस्था के माध्यम से लोग काम करते थे, तो कांग्रेस के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम भी तैयार किया। प्रमुख रूप से उस समय कांग्रेस ने उन नेताओं के बीच जो यहाँ पर शासन चला रहे थे उनके पास अपने एक मांग प्रस्तुत किए। उसमें शामिल ये थे कि उदारवादी युग में कांग्रेस कभी स्वतंत्रता की मांग नहीं किए, केवल वो संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। इस युग में, उदारवादी युग में, उनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी मांग थी कि वित्तीय नीति, वित्तीय संबंधी मांग, ऐसा कह सकते हैं इसको हम, वित्तीय नीति में आवश्यक सुधार। तीसरी इनकी मांग थी कि आम जनता के लिए शिक्षा का समुचित व्यवस्था हो। इनके साथ साथ ही जो तकनीकी शिक्षा है और जो व्यावसायिक शिक्षा है उनकी भी प्रबंध की जाए। और चौथी इनकी न्याय संबंधी मांग थी, जिन जगहों पर जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं थी उनको वहां स्थापित किया जाए। पांचवी इनकी मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक कर दिया जाए। पांचवी मांग इनकी थी भाषण, जो 6 कह सकते हैं, भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार की जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता उनको प्रदान किया जाए। ऐसे प्रारंभ में उनकी मांगे हमको देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि जो इनकी मांगे हैं उनसे पता चलता है कि उस युग में, जो 1885 से 1905 युग में, कांग्रेस अपनी नेताओं के माध्यम से एकदम लिबरल तरीके से कार्य कर रही थी। इसीलिए इसको हम इस युग उदारवादी आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसक और आक्रामक माध्यमों का प्रयोग नहीं किया जाता था। केवल
शांतिपूर्ण तरीके का उपयोग किया जाता था, प्रार्थना पत्र, मांग पत्र, प्रतिनिधि के माध्यम से। और उनका ये भी विचार था कि उस समय की जो जनता है वो आंदोलन के लिए उतनी ज्यादा तैयार नहीं है, वो उदासीन अवस्था में थे। 1905 तक, 1905 के आगे जनता में जागृति आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो उस समय की जो परिस्थिति थी, उसी परिस्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वे लोग काम कर रहे थे। अब आइए देखते हैं इस आंदोलन का महत्व क्या हुआ, क्या महत्व निकला, आखिर परिणाम क्या निकला कि उदारवादी आंदोलन का या इस युग का। तो सबसे महत्वपूर्ण इनका हम ये देखने को मिलता है कि ऐसे तो कहा जाता है इन्होंने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं किया उदारवादी आंदोलन ने, इसीलिए उस समय के कुछ नेता इनको भिक्षावृत्ति आंदोलन या भिक्षावृत्ति राजनीति का इन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये कहना ज्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उस समय देश की परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ के लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन की पूर्णतः तैयार नहीं थे। तो एक परिणाम हमको ये देखने को मिलता है इसका, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किए। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण इनका उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है कि ये लोग जो है उदारवादी नेता लोग सामाजिक पुनर्निर्माण का काम किए, क्योंकि समाज में चेतना का अभाव था। सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य, इसमें उनको सफलता मिली। तीसरा इनका महत्व हमको ये देखने को मिलता है कि ये नवीन दिशा में कार्य कर रहे थे, नवीन दिशा दिए देश के लोगों को, और भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ को जमाने में इनकी महती भूमिका हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चेतना, ये जो महत्वपूर्ण है किसी भी आगे के आंदोलन को सफल बनाने के लिए, तो राष्ट्रीय चेतना जगाने में इनका महत्व हमारे सामने उभर कर आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1905 के अंतर्गत कार्य कर रही थी और जिसको उदारवादी का नाम दिया जाता है, ये भविष्य में जो आंदोलन हुए हमारे भारत में उसकी नींव बनती है, और कोई भी आंदोलन बिना नींव के ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, इसलिए हम इसको असफल नहीं कर सकते। तत्कालीन परिस्थिति में उस समय के नेताओं ने जो परिस्थिति को देखा, समझा और परखा, उस हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की और भारत का एक नए भविष्य तैयार करने का काम किए। और ये भी देखने को मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत साल में एक बार किसी अलग अलग प्रांत में वहां पर इनका सम्मेलन होता था, तो उस सम्मेलन के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार होता था, इस संस्था का प्रचार होता था और लोग राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए तैयार होते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन, जिसको उदारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। भविष्य का भारत इस आंदोलन के गर्भ में छिपा था। जो भी आगे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें जनमत को शिक्षित करने का काम उदारवादी नेताओं ने किया। उदारवादी आंदोलन के द्वारा इनको ऐसा होता है, शिक्षा मिलता है, और भविष्य में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और भविष्य में हमको जो आजादी भी मिली अंग्रेजों से, तो ये नींव है और नींव के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो एक शिक्षा मिला भारतीय लोगों को कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और शिक्षित जनता ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए शिक्षाप्रद कार्य करने का काम ये किया, ये महत्व। और ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो उदारवाद का आंदोलन है वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो जनमत को तैयार किया आगे के लिए। और